हमें क्या करना है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना है कि इस वाले सिनेरियो के लिए। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि दो करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। और वो कैसे है, ऐसे जो करंट मूव कर रहा है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर मूव कर रहा है। तो एक ये वायर है जिसमें करंट आई मूव कर रहा है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये दूसरा वायर है, इसमें भी करंट आई मूव कर रहा है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो इसके वजह से इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसका क्या वेरिएशन होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड का क्या वेरिएशन रहेगा वो हमें बताना है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में और दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं कि यहाँ पर लेट से हमने मैग्नेटिक फील्ड शो किया, और ये वाला जो भी डायरेक्शन है ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, हमें उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें ये वाले पॉइंट्स चूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कहाँ कहाँ हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये देखो, सबसे पहले कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है कि अगर करंट जो वायर होते हैं उसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं ज़ीरो होएगी तो वो इसी लाइन पे कहीं ज़ीरो होएगी, लाइन जॉइनिंग द टू वायर्स। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं बीच वाले किसी रीजन में ज़ीरो होना चाहिए। अब देखो कि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो वहाँ होती थी जहाँ छोटा करंट होता था। इनमें दोनों करंट कैसे हैं, इक्वल है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कहाँ होगी, एग्जैक्ट बीच में हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो एग्जैक्ट d/2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो गया, ज़ीरो। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, d/2। ठीक है, तो ये d/2 डिस्टेंस हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, d/2। एग्जैक्ट बीच में ज़ीरो हो गई। अब देखो, हमने बीच वाले पॉइंट पे फाइंड आउट कर लिया। इन्फानाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर r इन्फानाइट हो गया तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो देखो, इन्फिनिटी वाले दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हमने क्या बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए कैसा है, पॉजिटिव है। टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन कैसा हमने लिया, पॉजिटिव लिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, वाई एक्सिस के ऊपर जाएगी, तो वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ऐसे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी तो ग्राफ ऊपर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे माइनस वाई डायरेक्शन में होगा तो ग्राफ नीचे बनेगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि d/2 पे तो एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ज़ीरो। इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा वो डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन क्या है। इसमें देखो, इसमें जो करंट है वो कैसे, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो इस वाले इन्फानाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर होती तो किस वाले रीजन में होती, ऐसे अपवर्ड रीजन में होती, कि अगर करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आता है, यहाँ पर आता। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो ज़ीरो आएगा वो ऊपर लाई करेगा, तो मतलब यहाँ पर होगा, ये वाला ज़ीरो है। अच्छा, इस वाले मैग्नेटिक, इसके लिए देखते हैं कि इस वाले रीजन में, या इधर ही देखते हैं कि इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देखो दोनों बनाएंगे, ये करंट और ये करंट दोनों बनाएंगे। इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट इधर है, पॉइंट्स इधर है, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना, अपवर्ड। इसके वजह से इसमें भी करंट इधर है, पॉइंट्स इस वाले रीजन की बात करें तो पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना, अपवर्ड। मतलब दोनों के वजह से, दोनों वायर की वजह से इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर बनना चाहिए। अब देखो, यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ज़ीरो। इसके इस वायर के जस्ट बगल वाले पॉइंट के ऊपर देखते हैं, तो इसके जस्ट साइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन्फानाइट, क्योंकि इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे r टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर r ज़ीरो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन्फाइनाइट, और वो भी इस वाले डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव इन्फाइनाइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखो, ये वाला रीज़न हमने सोल्व कर लिया कि इस करंट के जस्ट इधर वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो गया, डायरेक्शन इधर तो पॉजिटिव।
इस वाली वायर के इधर इन्फानाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिए। ऐसे यहाँ देखते हैं इस वाले रीजन में इन्फानाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0, लेकिन वो 0 कहाँ शो होगा, इसके हिसाब से इस वाले रीजन में करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, करंट इधर है, पॉइंट्स इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो नेगेटिव डायरेक्शन में। इस करंट के हिसाब से भी इस वाले रीजन में करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब दोनों वायर की वजह से इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनेगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे ग्राफ बनेगा। इन्फिनिटी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया। इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे, इस वायर के जस्ट इधर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा। इसके जस्ट इधर वाले पॉइंट पे R0, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी कहाँ है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कितनी है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया। तो हमने इस वाले रीजन में भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, इन्फिनिटी वाला पॉइंट और 0 वाला पॉइंट। अब इस वाले रीजन की बात करते हैं। वायर के जस्ट इधर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। वायर के जस्ट इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन बनाएगा, ये और ये दोनों बनाएगा। इसके वजह से इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड D/2 से पहले, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। इसके वजह से करंट इधर, पॉइंट्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मतलब इस वाले रीजन में ये वाला वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है और ये वाला वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है। मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक तो माइनस होंगी। इसमें से ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला करंट का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर के बहुत पास है। तो देखो इस वाले रीजन में ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला करंट। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना है, ऊपर। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस वाले डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव। इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट, तो इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले रीजन की बात करते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, करंट इधर, पॉइंट्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो इस वाले वायर की इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इस वाले वायर की इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, पॉइंट इधर, नीचे। तो यहाँ पर भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है, माइनस हो रही है। लेकिन इस वाले रीजन में ये वाला रीजन इस करंट कैरिंग वायर के पास है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगी। तो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड। तो इस वाले रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो यहाँ पर ग्राफ नीचे बनेगा। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर के जस्ट बगल वाले पॉइंट पे, इसके जस्ट इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट, डायरेक्शन ये, तो ओवरऑल कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर तो देखो हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाएगा और यहाँ पर 0 होके, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बन गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमने क्या किया, हमने बस ये वायर की वजह से ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी कहाँ कहाँ होगी, माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगी और 0 कहाँ होगी। हमने सारे ये देखे सबसे पहले कि दोनों करंट कैरिंग वायर जो थे वो सेम डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी बीच वाले रीजन में 0 होगी। दोनों करंट बराबर थे तो एग्जैक्ट बीच में 0 हो गई। इन्फिनिटी पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव और इस वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव। इस वाले रीजन में, इस रीजन में इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, इस वाले रीजन में इस वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो हमने उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स मार्क किए, देन उसको हमने कनेक्ट कर दिया। सेम सिनेरियो से, सेम पॉइंट्स से आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। तो इसमें आप ट्राई करके देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम क्या बनता है। हम क्या कर रहे थे, हम मैग्नेटिक फ़ोर्स की बात कर रहे थे कि अगर एक चार्ज जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है जिसको मैग्नेटिक फ़ोर्स बोलते थे। अब वही उसी का सिनेरियो है कि अब ऐसा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है, और उसी फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उस फोर्स का क्या नेचर होगा और वो कैसे उसको डिफ़ाइन किया जाता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। जो करंट है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, तो जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बी,
और ये जो वायर है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो L है, ठीक है। जो ये वायर का लेंथ है ये B के साथ एक एंगल बनाती है थीटा, तो कोई भी एक जनरल एंगल बना सकती है थीटा, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाती है। तो इसमें अगर देखें कि करंट राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट इधर मूव कर रहा है, तो लेट से जो ये वायर है इसमें जो चार्ज है क्यू चार्ज है, और वो क्यू चार्ज भी कहाँ मूव कर रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वायर में जो भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा क्यू, वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा ऐसे, और यहाँ से इनिशियल से फाइनल की तरफ, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो चार्ज है वो एक स्पीड से मूव कर रहा है, तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मूव करता है, तो ये जो इसका स्पीड है वो कितना है, वी डी। तो ये चार्ज है वो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये चार्ज एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वी डी स्पीड से चल रहा है थीटा एंगल बना के, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन सिंगल चार्ज क्यू इज़ फोर्स ऑन वन चार्ज क्यू। तो कितना लगेगा कि अगर एक छोटे से फोर्स की बात करें F1, वो कितना लगेगा Q, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो Q, ये VD स्पीड से मूव कर रहा है, VD क्रॉस B, VD और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। जो करंट का डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, तो वही VD का डायरेक्शन है, तो VD और B में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो ये एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसमें ऐसा मानूँ कि जो वायर है इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो सभी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, और सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, वेक्टोरली ऐड किए जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि जो वायर है, ये वायर का कुछ थिकनेस होगा, कुछ एरिया होगा, और इसकी कुछ लेंथ होगी। तो हमने क्या किया, इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला। तो इसकी जो लेंथ है हमने क्या बोल दिया, इसकी लेंथ DL है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, DL है, और इस वायर का एरिया कितना है, A। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ DL एंड एरिया A, ठीक है। कि ये जो भी वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका लेंथ L है, और ये जो वायर है इसका कुछ एरिया होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, A हो गया, और इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में। तो ये जो वायर है ये किसी मटेरियल का बना होगा, तो उसका नंबर डेंसिटी भी होगा, कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, उसको हम N बोल सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम एक्चुअली करंट इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर मूव करेंगे। तो या तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं, या पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ही मान लिया, तो इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ नंबर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये कितना है, N है। तो इस जो स्मॉल एलिमेंट है इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये जो वॉल्यूम हो गया ये कितना हो गया, एरिया इंटू DL, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज मूव करते हैं, N मूव करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो सकते हैं, टोटल चार्ज इन एलिमेंटल वायर, ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q टोटल विल बी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम N इंटू में वॉल्यूम AdL। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज इंटू एक चार्ज कितना है, Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इंटू में Q। तो इतना चार्ज मूव कर रहा है सिर्फ इतने से पार्ट के अंदर। तो अगर एक चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगता है, तो इतने चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, Q की जगह क्या रखा जाएगा, Q टोटल रखा जाएगा। फोर्स ऑन एलिमेंटल वायर, जो ये फोर्स जो छोटा सा, इस छोटे से एलिमेंटल वायर के ऊपर जो छोटा सा फोर्स लगेगा DF, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में उसको बोल सकते हैं Q, ठीक है। कितना मूव कर रहा है, Q टोटल इंटू
सभी के सभी जो चार्ज है वो वी डी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वी डी क्रॉस बी। तो ये आ गया क्यू टोटल को हम लिख सकते हैं एन क्यू ए डी एल वी डी क्रॉस बी। मतलब इस छोटे से वायर के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। तो अगर मुझे कंप्लीट वायर के ऊपर निकालना है, तो कंप्लीट वायर के ऊपर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं कि नेट फोर्स ऑन वायर, तो एफ नेट कितना लिखा गया, एफ नेट लिखा गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एफ वेक्टर फॉर्म में। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एन क्यू ए डी एल वी डी क्रॉस बी, ये हो गया। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो ये इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक होगा। तो एफ नेट वेक्टर विल बी, इसमें देखो एन क्यू ए ये सभी कांस्टेंट है, वी डी क्रॉस बी भी हर एक के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सारे चार्ज वी डी स्पीड से मूव कर रहे हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर भी सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो बाहर आ गया, क्यू एन ए वी डी क्रॉस बी, बस इंटीग्रेट होगा ये डी एल के ऊपर, इनिशियल से लेकर फाइनल। ठीक है, तो अगर डी एल के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सारे डी एल जुड़ते हुए जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जो एफ नेट आया वो कितना आ गया, एन क्यू ए वी डी क्रॉस बी, और ये डी एल इनिशियल से फाइनल जुड़ते हुए कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया, ये फोर्स आ गया, नेट फोर्स। इसको देखो और दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है करंट के अंदर, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैं चार्ज के ऊपर बात ना करके करंट के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो इसमें देखो, अगर मैं ये बात मानूँ कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है इनिशियल से फाइनल तक। जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है उसी डायरेक्शन में वी है। ठीक है, तो मतलब वी और करंट का डायरेक्शन सेम है। उसके बाद ये देखें कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट वो भी ऐसे ही जा रहा है। तो अगर मैं लेंथ को, ये एक्चुअली है तो लेंथ, लेकिन अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट किया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एल वेक्टर भी ऐसे ही होगा। मतलब एल वेक्टर, वी और जो करंट है वो तीनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें अगर मैं ये देखूँ कि एल वेक्टर और जो वी है सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम स्वैप कर सकते हैं कि हम एल को यहाँ लेके आ सकते हैं और वी को यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको लिखा एफ नेट वेक्टर विल बी एन क्यू ए, वी को हम बाहर लिया, वी को एक्चुअली मैग्नीट्यूड में बाहर लेके आए, तो ये वी आ गया, और यहाँ क्या गया, ये अंदर चले गया, तो ये हो गया एल क्रॉस बी। अब ये एल क्या हो गया, यहाँ पर ये जो एल है वो लेंथ हो गया, और यहाँ पर जो ये एल है वो वेक्टर हो गया। मैंने मैग्नीट्यूड को अंदर भेजा और वी का मैग्नीट्यूड बाहर लेके आए। वी और एल का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। अब देखो कि हम लिखते थे करंट को आई इज इक्वल टू ए एन ई का मतलब चार्ज होता था, तो यहाँ पर हम चार्ज क्या लिख रहे हैं, क्यू इंटू वी डी। तो ए एन क्यू वी डी ये तो करंट होता था, तो हम इस वाले पूरे फैक्टर को क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। तो एफ नेट एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज़, इसको हम बोल सकते हैं आई, ये हो गया एल क्रॉस बी। तो इससे हमारे पास जो फॉर्मेट बन के आया वो क्या आया, एफ नेट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई मूव कर रहा है, जिसका लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, और जो लेंथ है और वो बी है आपस में थीटा एंगल बनाते हैं, कुछ भी एक जनरल एंगल बना सकते हैं। तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, आई एल क्रॉस बी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक लेट से करंट कैरिंग वायर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। करंट ऐसे मूव कर रहा है आई, और ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, और आई और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। जो आई का डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन है, तो एल और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, फोर्स एफ नेट विल बी आई एल क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा।
अगर मुझे इसको वैसे लिखना हो कि इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो एफ नेट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो करंट तो आई हो गया, एल क्रॉस बी को लिख सकते हैं एल बी साइन थीटा। इसमें ये क्या है, एफ नेट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, आई इज करंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर, या तो ऐसे बोल सकते हो, और थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी वेक्टर। करंट और बी के बीच का एंगल होगा थीटा, और जिसमें एल क्या है, लेंथ वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है हमने मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म दोनों में लिखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें देखो ऐसा है कि अगर जो लेंथ होता है एल वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन है, कि एल वेक्टर हैज़ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर इसको वेक्टर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आई एल बी साइन थीटा। अब देखो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा है कि जो करंट है या लेंथ है, लेंथ इज़ पैरेलल टू बी हो जाए, कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है। तो अगर एल पैरेलल हो जाए बी के, तो इस केस में थीटा कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, तो साइन ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो, तो फोर्स कितना आया, ज़ीरो आ गया। अगर एल जो है वो बी के एंटी पैरेलल हो जाए, कि लेंथ वेक्टर करंट ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों आपस में कैसे हो गए, 180 डिग्री पे हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, तो फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। तो मतलब अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर किसी और एंगल पे रखा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि एल जो है वो बी के परपेंडिकुलर हो जाए, कि वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 तो साइन 91, तो फोर्स एक तो कितना आएगा, फोर्स आ जाएगा आई इंटू एल इंटू बी, तो करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फोर्स है ये कितना आएगा, ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग वायर पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, आई एल बी, मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है, ज़ीरो। और बाकी अगर जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। करंट का डायरेक्शन और एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। हमें ये वाला एक चीज़ और चीज़ बताता है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमें ये बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय एल क्रॉस बी। तो जो भी एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, नंबर वन बात, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है कि ये हमें ये भी बताता है कि जो फोर्स है वो एल के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये वाली बात भी इससे पता चलती है कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर, ठीक है। फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। अगर लेंथ वेक्टर को ही हम करंट वेक्टर का डायरेक्शन बोले, करंट का डायरेक्शन बोले, तो फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू करंट, ठीक है। तो ये वाली बात है कि अगर वायर ऐसे रखा है तो वायर के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आई एल बी साइन थीटा से, और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी का। जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ठीक है, जैसे हमें एक बेसिक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, इसमें करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ एल है और इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में। तो ये प्लेन है, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन के अंदर वायर रखा हुआ है, और ये प्लेन, ये जो वायर है, वायर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है।
तो हमें पता लगाना है इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसमें देखो कि जो थीटा होता है, थीटा कैसे होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एल वेक्टर का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट का अगर ये डायरेक्शन है तो एल वेक्टर भी यही है, तो एल वेक्टर इधर है और बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो एल और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90। इस केस में एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो फिर इसमें जो थीटा हो गया कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बात करूँ तो वो कितना आएगा आई एल बी साइन थीटा, थीटा इज़ 90। तो फोर्स कितना आ गया आई इंटू एल इंटू बी। तो ये तो आ गया इसके ऊपर फोर्स। अगर इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो तो जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। एल इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम क्या कर सकते हैं एल को बी की तरफ रोटेट कर सकते हैं कि एल को बी की तरफ ऐसे रोटेट करोगे तो थंब का डायरेक्शन में क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो एल क्रॉस बी इधर आ रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन भी कहाँ है, ऐसे है। तो इसमें जो भी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। ये हो गया इसका फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि ये होता है लेट्स से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो ये जो फोर्स आएगा ये कैसा आएगा कि ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वायर है, ये जो वायर है वो ऐसे गया, ठीक है। वायर के जो लेंथ, जो फोर्स होगा वो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो फोर्स है वो लेंथ के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो फोर्स है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। के वेस्ट में था, वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इसमें ये फोर्स का डायरेक्शन हमने बता दिया और इसका मैग्नीट्यूड आई एल बी। इसमें देखो बेसिक बात तो ये है कि फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन हमने पहले भी जान रखा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी फोर्स का डायरेक्शन बताता है। उसमें क्या था कि जो लेफ्ट हैंड था उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम 4 फिंगर हम पॉइंट करते थे, तो 4 फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सेंट्रल फिंगर जो होती थी वो करंट के डायरेक्शन में होती थी, तो सेंट्रल फिंगर ऐसे हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे हो गई और जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो कैसे आ जाएगा, वो इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ठीक है, सेंट्रल फिंगर इधर, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर आया, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये 30 डिग्री हमने निकाला कि जो फोर्स है वो हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। लेंथ ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये एंगल 60 बन रहा है, तो ये वाला एंगल 60 बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 30। तो हमने देखा जो एल क्रॉस बी था वो हमें फोर्स का डायरेक्शन बता देता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ गिवन बाय इधर एल क्रॉस बी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। हमने इस वाले क्वेश्चन में ये देखा कि ये जो मैग्नीट्यूड वाला जो फॉर्मूला था उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो हम वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं कि वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज ए करंट आई इन वाई एक्सिस। तो जो करंट है वो वाई एक्सिस में है, करंट वाई एक्सिस में, इसका मतलब जो एल वेक्टर है, जो एल वेक्टर है वो भी कहाँ होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो एल वेक्टर अगर हम लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है एल, और ये कितना है जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है ऐसे, तो फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आई एल क्रॉस बी करना है। तो जो फोर्स हमें लिखना है, फोर्स एफ वेक्टर विल बी, करंट हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड हो गया आई, एल क्रॉस बी, तो एल हो गया ये एल जे कैप क्रॉस ये कितना हो गया बी नॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में ये कितना हो गया आई आ गया, इसमें से हम एल और बी नोट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एल इंटू बी नोट, ये हमने बाहर रख लिया। फिर क्या है, ये जो जे है वो इसके साथ भी क्रॉस होगा, इसके साथ भी क्रॉस होगा और इसके साथ भी क्रॉस होगा। तो इसको लिख सकते हैं जे क्रॉस 2 आई कैप प्लस जे क्रॉस 3 जे कैप प्लस जे क्रॉस के कैप।
अब या तो इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक क्रॉस फाइंड आउट करने के लिए एक साइक्लिक ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं कि क्या कहता है कि ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। अगर हम क्या करें कि ऐसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम मूव करें तो अगर के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे देगा, आई क्रॉस जे करेंगे वो के देगा, और जे क्रॉस के करेंगे वो आई देगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाओगे, आई से जे की तरफ घूमोगे तो के आएगा। एक्चुअली ये भी राइट हैंड थंब रूल ही है। तो आई क्रॉस के कितना देगा, आई क्रॉस जे कितना देगा, के कैप। ठीक है, ऐसे जे क्रॉस के कितना देगा, आई कैप। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें अगर लिखें तो ये हो जाएगा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म विल बी आई एल बी नॉट। देखो ये टू तो वैसे ही रहेगा, टू जे क्रॉस आई, जे से अगर आई से जे की तरफ जाएंगे तो के आएगा, आई से जे की तरफ जाएंगे तो के आएगा, तो जे से आई की तरफ जाएंगे तो माइनस के आएगा, माइनस के कैप क्रॉस। जे से जे की तरफ ही रुक गए तो जे क्रॉस जे कितना होता है, ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, प्लस जे क्रॉस के, जे से अगर के की तरफ गए तो आई मिला, ये हो गया आई के। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कितना आ गया, आई एल बी नॉट, ये हो गया आई कैप माइनस टू के कैप। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हमने लिख दिया। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया आई एल बी नॉट। इसका अगर हम मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इसके साथ है वन है तो वन स्क्वेयर, प्लस के साथ माइनस टू है तो माइनस टू का होल स्क्वेयर, फोर प्लस वन फाइव का रूट, तो ये आ जाएगा रूट फाइव आई एल बी नोट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया और फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। तो इसके अंदर हमें क्रॉस करना था तो क्रॉस को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे थे कि स्ट्रेट वायर थे पहले, कि जैसे अगर ये वाला सेक्शन में हटा दूँ तो ये कैसा हो गया, ये एक स्ट्रेट वायर हो गया। स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स हमें निकालना है तो पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई एल बी साइन थीटा यूज़ कर लेंगे, और वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो आई एल क्रॉस बी यूज़ कर लेंगे। तो अगर ये एक स्ट्रेट वायर था तो उसके ऊपर हमें फोर्स निकालना आता है। अब क्या कर सकते हैं, हम वायर को बेंड भी कर सकते हैं कि पहले एक स्ट्रेट वायर था 7 मीटर का, तो मैंने 4 मीटर ये रखा और 3 मीटर वायर को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है कि करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो हमें वो फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि एक वायर ये है, ठीक है, ए से लेकर बी तक, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। एक वायर ये हो जाएगा बी से लेकर सी तक, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, और दोनों फोर्स को हम वेक्टोरली ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर किसी एंगल के ऊपर होंगे तो उसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ए से लेकर बी तक पहले करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। हम करंट का डायरेक्शन निकालेंगे एल क्रॉस बी करके। एल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। इसमें करंट इधर है, ए से लेकर बी की बात करें तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो अगर करंट इधर है तो एल वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आया। तो ए से लेकर बी में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ F1 बोल सकते हो, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। बी से लेकर सी तक करंट ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है तो एल वेक्टर ये है, बी इधर है, तो एल से लेकर बी अगर घूमेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आएगा। तो इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। तो मतलब अगर हम देखें कि F1 और F2 आपस में कैसे हो गए, 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से F1, और ये वाला क्या हो गया, F2 हो गया। तो मुझे F1 और F2 का निकालना है F नेट। तो F नेट कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा F नेट। तो बेसिक फॉर्मेट क्या है, F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन हम कर देंगे, इससे F नेट निकल के आ जाएगा। F1 के लिए अगर सोल्व करें, F1 में अगर देखें फॉर F1 कि करंट और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और जो लेंथ हो गई एल वो कितनी हो गई, 4 मीटर। तो जो F1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई एल मैग्नेटिक फील्ड बी, आई एल बी इंटू साइन 90, ठीक है। तो ये कितना आ गया, F1 आ गया हमारे पास
4IB साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। अगर हम ऐसे ही F2 निकालें, F2 के लिए भी कि करंट ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में भी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया और इसमें जो लेंथ है वो कितना हो गया 3 मीटर, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड आया I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90, तो जो फोर्स आया वो कितना गया 3IB। अब हमें निकालना है F नेट, तो F नेट निकाल सकते हैं, इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो F नेट विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो देखो IB और IB इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 4IB होल स्क्वायर प्लस 3IB होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 25 का रूट 5, तो ये आ गया 5I इंटू बी। तो जो नेट फोर्स आया ऑन वायर ABC इज़ 5IB। ठीक है, अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो वो भी निकाल सकते हैं कि ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम फाई। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है तो 10 फाई विल बी, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा F2 बाय F1। तो F2 हो गया 3IB, ये हो गया 4IB, तो ये हो गया 3/4। 10 फाई 3/4 है, इसका मतलब है जो फाई है वो कितना है 37 डिग्री। अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से फोर्स कहाँ लग रहा है 37 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और एक तरीके से उसका डायरेक्शन भी निकाल दिया। तो ये हो गया बेंट वायर के लिए कि बेंट वायर को कैसे कर सकते हो कि आप अलग अलग वायर के साथ ट्रीट कर सकते हो। ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया और दोनों का क्या निकाल दिया हमने फोर्स, एंड देन उसको वेक्टोरली ऐड किया।